नमस्कार साथियों, लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन दोनों के ही आंतरिक प्रशासन से संबंधित जो तथ्य हैं वो, और साथ साथ में उनके प्रशासन के दौरान ही क्या क्या सुधार उनके माध्यम से प्रशासन में किए गए हैं, उन सब पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बेसिकली दोस्तों, इस सेशन को हम कंटिन्यू ही कर रहे हैं सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए। थोड़ा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मध्यकालीन इतिहास जो इसका सेकेंड पार्ट है, क्या उसके एग्जाम में अगर ज्यादा नजदीक आ रही हो आपकी, तो हम उस सेशन को भी इसके साथ ही कंटिन्यू कर देंगे। अन्यथा ये इसके कंप्लीट होने के बाद हम मध्यकालीन वाला इतिहास लेकर आएंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये सेशन जो होने जा रहा है, ये लेक्चर नंबर 28 होने जा रहा है। इससे पहले 27 लेक्चर जो है आधुनिक इतिहास के हो चुके हैं सेकेंड ईयर के लिए। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक वहां मिल जाएगी, अन्यथा आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है, डिटेल में चैप्टर वाइज चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, साथ में उसके नोट्स भी डाउनलोड करना चाहते हैं और कोई फीस नहीं देना चाहते, तो ऐसा प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर जो डिटेल में पढ़ाता हो, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाता हो, यही प्लेटफॉर्म है लोधाई क्लासेस। जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक लीजिए या फिर जाइए इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, जो सब्जेक्ट चाहे उसे पढ़िए निःशुल्क रूप से। हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स के लिंक भी दिए गए हैं, जो चाहे डाउनलोड कीजिए, जैसे चाहे वैसे मर्जी आपकी पढ़िए। इस सब के अलावा यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो YouTube पर ही बिल्कुल इसी प्रकार का एक और प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है, जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी। वहां पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, पीसीएस हो, रेलवे, पटवारी, जो भी एग्जाम, सारी वनडे एग्जाम तक जो है प्रज्ञान हिंदी में जीएस वाले पोर्शन को कवर करना हमने स्टार्ट कर दिया। तो जीएस की क्लासेस वहां स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली अभी हम जो है ल्यूसेंट जीके के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। उस सीरीज में 5000 प्रश्नों की सीरीज लेकर के आया हूं वहां पर मैं। उसके कंप्लीट होते ही हर एक सब्जेक्ट की सेपरेटली डिटेल क्लासेस चालू हो जाएगी, जिसके नोट्स, लेक्चर सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर ना करें, यूट्यूब पर जाइएगा, प्रज्ञान हिंदी टाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जब भी आप तैयारी करना प्रारंभ करोगे तो आपको क्लासेस की लिंक आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इनके अलावा प्रज्ञान हिंदी पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी गई है, ताकि आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो वहां पर आप जो है, आपसे कोई भी सेशन छूटेगा नहीं, सबकी लिंक आपको वहां पर मिलती रहेगी, ठीक है ना। ये आपका सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही थी आपकी। ये मैं हर एक जो है सेशन में बताता हूं। 3rd यूनिट तक हमारा कवर हो चुका है। 4th यूनिट स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें हमने लास्ट सेशन लिया था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। आज का सेशन होगा 4th यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के आंतरिक प्रशासन। अब चूंकि यार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर बाय चैप्टर चलना पड़ता है, इसलिए कोई भी स्किप नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लंबी लिस्ट है, यूनिट 4 में एक लंबी लिस्ट है टॉपिकों की। हर टॉपिक पे एक एक सेशन भी आएंगे ना, तब भी आपका ये सेशन काफी लंबे पहुंचने वाले, काफी आगे तक पहुंचने वाले हैं। लगभग 40 लेक्चर हो जाएंगे इस सीरीज में। तो चलिए, 5 मिनट तक का कंप्लीट आपका सिलेबस। टेबल ऑफ कंटेंट में अगर बात करें तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, तो सबसे पहले जैसा यार देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन का आंतरिक प्रशासन या उसके सुधार। तो पहले कॉन्सेप्ट में हम चर्चा करेंगे लॉर्ड लिटन पर, और सेकंड कॉन्सेप्ट में हम चर्चा करेंगे लॉर्ड रिपन पर, ठीक है ना। तो दोनों को सेपरेटली पढ़ेंगे, इसी के साथ सेशन भी हमारा कवर हो जाएगा। आइए एक एक करके इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड लिटन के प्रशासन एवं सुधार संबंधी तथ्य या व्याख्या। समझ लीजिए कि लॉर्ड लिटन संबंधी कुछ तथ्य पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, लॉर्ड लिटन भारत के कैसे वायसराय थे जो 1876 से लेकर 1880 तक भारत में ये वायसराय बनकर रहे, और इन्हें एक साम्राज्यवादी सोच वाला वायसराय माना जाता था। और इनकी इसी साम्राज्यवादी सोच के कारण ही ब्रिटेन के लोगों के बड़े प्रिय प्रशासक थे, ये बड़े प्रिय वायसराय थे। और सिर्फ जनता नहीं बल्कि वहां की संसद के भी बड़े प्रिय ही वायसराय रहे हैं भारत के। ये इनका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि भारत में जो राष्ट्रवादी भावना पनप रही है, क्योंकि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रवादी भावना की झलक देखी थी, जिससे इनकी जड़ें हिल गई थी। तो उस झलक को देखने के बाद में जो वायसराय बनकर आ रहे थे, उनका अधिकतम जो वायसराय थे, उनकी एक ही सोच थी कि इस राष्ट्रवादी भावना को कैसे भी करके दबाना है। क्योंकि अगर राष्ट्रवादी भावना नहीं दब पाई
तो अंग्रेजों का शासन करना नामुमकिन हो जाता भारत पर। तो संभवतः इसीलिए लॉर्ड लिटन ने भी अपने शासनकाल में कुछ ऐसी नीतियों को अपनाया जिससे भारत की राष्ट्रवादी भावना का दमन किया जा सके। और भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए उसने 1876 से लेकर 1880 तक मतलब अपने पूरे शासनकाल में भारतीय जनता पर जिस जिस प्रकार से भी हो सकते थे उस तरह से अन्याय और अत्याचार भरपूर किए। 1857 का विद्रोह किसको याद नहीं है? सभी को याद है ना? आपको तो क्या, ब्रिटेन को भी याद है 1857 का विद्रोह। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने, कल वाले सेशन में आपने देखा था ना, विक्टोरिया का घोषणा पत्र के माध्यम से वहां की महारानी विक्टोरिया ने भारतवासियों से प्रॉमिस किए थे, बहुत सारे प्रॉमिस किए थे कि हम आपको ये देंगे वो देंगे। वो कल के सेशन में मैंने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया था, मुंगेरी लाल के सपने किया था ना, तो वो यही तो था यार, है ना? क्योंकि विक्टोरिया ने घोषणा पत्र के माध्यम से इतने बड़े बड़े वादे किए थे, उस वादे में से एक भी फॉलो नहीं किया गया इनके वायसराय के द्वारा। उसी तरह से लॉर्ड लिटन ने 1857 के बाद में जो इंग्लैंड की महारानी ने जो प्रॉमिस किए थे, जो वादे किए थे, उनका गला घोट दिया। वादे किए गए थे कि भारतीय जनता के हितों की रक्षा की जाएगी, बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन किसी वादे पर यह सफल नहीं उतरे। बस समझ आई ना? तो जितने भी वायसराय आए, कुछ एक को अपवाद के रूप में अगर हम छोड़ दें तो लगभग सभी वायसराय ने एक ही कार्य किया, ब्रिटिश सत्ता को स्थायी बनाने के लिए उसको और सुदृढ़ करना। बस समझ आई? तो इसी कार्य में लॉर्ड लिटन भी इसी कार्य में लग चुके थे। आइए जरा इनके द्वारा किए गए कारनामों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बेसिकली हम इसके वैसे तो देखिए बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन 6 पॉइंट में विशेष रूप से लेकर के आया हूं। वैसे लाने वाला 5 पॉइंट ही था, लेकिन छोड़ने की इच्छा नहीं हुई, तो कम से कम 6 तो पढ़िए आप लोग, है ना? किस किस प्रकार से क्या क्या सुधार इन्होंने, लॉर्ड लिटन ने अपने पूरे इस शासनकाल में किए हैं, अपने 4 वर्षों के शासनकाल, 4-5 वर्षों के शासनकाल में किए हैं। आइए एक एक करके ये 6 पॉइंटों के माध्यम से हम इनके कार्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अबाध व्यापार की व्यवस्था इन्होंने की, वित्तीय सुधार कुछ किए हैं, अकाल की सरकार, अकाल भारत में जब अकाल पड़ा था तो उस समय सरकार के क्या प्रयास थे, उसके अलावा एक राज उपाधि अधिनियम आया था, वो क्या था, शैक्षिक प्रगति मतलब शिक्षा के लिए इन्होंने क्या कदम उठाए, नागरिक सेवा के लिए इन्होंने क्या किया, तो ये सारी बातें हम इस सेशन के माध्यम से मतलब वन बाय वन करके समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाध व्यापार की व्यवस्था। लॉर्ड लिटन के समय में एक बड़ा शानदार व्यापार था कपास का, कपास का व्यापार था। कपास का व्यापार यथावत चल रहा था जैसे तैसे, लेकिन उस समय में अगर यूरोप के लोग भारत के कपास के माल को खरीदना चाहे तो एक बड़ी आयात शुल्क वसूला जाता था सरकार के द्वारा। एक आयात शुल्क, बड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक आयात शुल्क वसूला जाता था। तो उस समय ब्रिटेन की एक औद्योगिक बस्ती थी जिसका नाम था लैंकाशायर। क्या नाम था दोस्तों? लैंकाशायर। तो लैंकाशायर बस्ती के जो उद्योगपति थे उन्होंने उस नीति का बहुत विरोध किया। क्यों? क्योंकि ये इन उद्योगपतियों को, जो ब्रिटेन के उद्योगपति थे, उनको भारत से माल खरीदने पर क्या लगता था, शुल्क देना पड़ता था कच्चा माल खरीदने के लिए, और अपना फिनिश गुड्स बेचने के लिए भी इनको जो है टैक्स देना पड़ता था, सीमा शुल्क देना पड़ता था। तो ये लैंकाशायर के जो उद्योगपति थे ना, इन्होंने खूब अच्छे का विरोध किया, और इनके विरोध करते ही अब चूंकि लिटन जो है ये तो आया ही था भारतीयों को निचोड़ने के लिए, तो इसी क्रम में उसने ब्रिटेन के इन उद्योगपतियों की बात को मानते हुए 11 जुलाई 1877 को एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव पास करके और कपास का जो आयात शुल्क है ना वो फ्री कर दिया। अब ये फ्री करने से भारत के जो कपास के व्यापारी थे उनकी हालत हो गई खराब, ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे उनकी झोलियां भरने लगी। पहला कार्य तो इनका यह था। इसके बाद में वित्तीय सुधार मतलब खुशमत हो जाइए, अरे भारत के लिए वित्तीय सुधार नहीं, इनकी कंपनी के लिए, इनके प्रशासन के लिए, ब्रिटिश प्रशासन के लिए क्या वित्तीय सुधार किया इन्होंने। तो लॉर्ड लिटन ने प्रांतीय सरकारों को साधारण प्रशासन, मतलब उस समय क्या था कि जो प्रांत थे, जैसे आज राज्य है ऐसे प्रांत, तो जो प्रांत थे, प्रांत में क्या होता था कि पहले केंद्र की ओर से कुछ अनुदान जाता था प्रांतों के पास, ठीक है, और प्रांतों में जो कमाई होती थी, जो भी टैक्स वगैरह वसूला जाता था, वो सीधा केंद्र के पास पहुंच जाया करता था। तो इससे क्या होता कि पूरा पैसा केंद्र के पास, और केंद्र ठीक से उन प्रांतों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, प्रांतों का विकास नहीं हो पा रहा था, तो प्रांतों की कमाई अच्छी नहीं हो रही थी, जिससे केंद्र के पास कमाई भी कम पहुंच रही थी।
तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया, एक आइडिया लगाया कि यार अगर हम प्रांतों का विकास कर दे, अगर उनको आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी कर दे, तो हमें और ज्यादा मात्रा में पैसा मिलेगा, समझ रहे हो ना, केंद्र को ज्यादा मात्रा में मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने प्रांतों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक योजना बनाई। योजना में यह कहा प्रांतों को, प्रांतीय सरकारों को कि भाई सुनो, आज से आप जो टैक्स उगाओगे वो अपने पास ही रखो, और आप अपने प्रांत के प्रशासन को संभालो, अपने कानून व्यवस्था को संभालो, जो भी वहां के कार्य है, भूमि कर वगैरह जो भी है आप खुद ही लो, और वहां के शासन व्यवस्था को अच्छे से संभालो। संभालने के बाद जो अगर पैसा बचता है तो उसमें से आधा पैसा आप हमारे पास भेज दोगे, ठीक है, और आपको आपके कार्य के लिए हम पैसा नहीं देंगे, मतलब केंद्र से आपके पास कोई अनुदान नहीं आएगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपको आपके पास से ही काम चलाना है। लेकिन काम चलाते हुए अगर आपके पास पैसा बच जाए तो आप आधे पैसे हमको दे दोगे, केंद्र में दे दोगे। ऐसी योजना क्यों बनाई गई थी? ये इसलिए बनाई गई थी कि अभी समझा ना कि लॉर्ड लिटन की योजना थी कि इससे क्या होगा कि प्रांत कमाई पर अधिक ध्यान देंगे, जनता से पैसा निकालने में, टैक्स के रूप में पैसा निकालने में ज्यादा ध्यान देंगे, और जब प्रांत ज्यादा ध्यान देंगे, उनके पास ज्यादा पैसा आएगा, तो प्रांत सरकार जो है वो डेवलप होगी, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो केंद्रीय सरकार की स्थिति तो अपने आप मजबूत हो जानी है ना। तो इस उद्देश्य से उसने वित्तीय सुधार के नाम पर यह साधारण प्रशासन का कार्य जो है, यह साधारण प्रशासन चलाने पर जो खर्चा होता है ना, यह अधिकार प्रांतीय सरकारों को दे दिया था। तो कह देता आप खुद कमाओ, खुद खर्चा करो, लेकिन पैसा बचा करके हमको ही भेजना है। बात समझ आई? तो इस नीति ने भी भारतीयों की हालत बहुत खराब कर दी थी। इसके अलावा तीसरे रूप में, अगर तीसरे कार्य के रूप में हमें समझना हो तो एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल लिटन के समय का है, जिसके कारण से भारत में इसको बड़ी ही घृणा के साथ देखा जाता है, और ब्रिटेन में इनकी तालियां बंद नहीं होती है, इनकी तारीफों पर जो तालियां बजती ना वो बंद नहीं होती। ऐसा कार्य किया था इसने। 1876-78 में भारत में एक अकाल पड़ा। अकाल का मतलब समझते हो ना, पूरी तरह सूखा पड़ जाना, पूरी तरह सूखा पड़ जाना। अगर देखिए बारिश नहीं होगी तो आप समझते हो क्या होगा, अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं होगा। इसलिए आज की परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा समझना, उस परिस्थिति को फील करना, महसूस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज हम स्टॉक रख लेते हैं अपने पास, है ना, कि यार अभी लॉकडाउन लगा था, 3 महीने सब कुछ बंद था, फिर भी सब कुछ अच्छे से चला, तो संभवतः लॉकडाउन जो है स्टॉक रख लेते हैं, सरकार थोड़ी मदद कर देती है। तो दोस्तों आज जैसी परिस्थितियां उस समय नहीं थी। उस समय जो उपज होती थी उसी से उनको पूरे साल गुजर बसर करना पड़ता था। अब ये सोचिए कि एक पूरे वर्ष भर एक बूंद पानी की नहीं गिरी, वहां पर कोई पैदावार ही नहीं हुई, और जब पैदावार नहीं हुई तो खाने को कुछ नहीं मिला। इसके अलावा जब बारिश ही नहीं हुई तो पानी कहां से आएगा? तो पानी के लिए लोग तरसने लगे। संभवतः ऐसी हालत हो चुकी थी इस अकाल के समय में कि लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने आपको जिंदा रखने के लिए बीवी बच्चों को बेचना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति बन चुकी थी, लेकिन फिर भी सरकार ने टैक्स माफ नहीं किया। फिर भी सरकार को टैक्स चाहिए था। किसको? इस लिटन साहब को टैक्स चाहिए था। ऐसी परिस्थितियों में भी उस सरकार ने कोई विशेष प्रयास नहीं किए। टैक्स का ये माफ कीजिएगा, अकाल का जो प्रभाव था ना, लाखों वर्ग किलोमीटर जमीन पर पड़ा था, लाखों वर्ग किलोमीटर। सोचिए, जिसमें पूरा चेन्नई, मद्रास, ठीक है ना, मद्रास वाला, बंबई, उस समय का बंबई जिसे आज मुंबई बोला जाता है, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत का बहुत बड़ा भाग और पंजाब, इन विशेष क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था उस समय अकाल का। रिकॉर्ड है कि 5,80,00,000 लोग इससे प्रभावित हुए थे। लगभग 6 करोड़ लोग उस समय प्रभावित हुए थे। 25-30 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर 6 करोड़ लोग अकाल से प्रभावित हो रहे हैं, मतलब समझिए कितना बड़ा। ये तो रिकॉर्डेड है, जिनका पता लगाया जा चुका है। जिनका पता ही नहीं, जिस क्षेत्र को रिकॉर्ड भी नहीं रखा इन लोगों ने, वो तो समझ लीजिए ना कितना होगा। 6 करोड़ लोग अगर बता रहे हैं तो नहीं करते, कम से कम 10 करोड़ से भी ऊपर जनसंख्या होगी जो इस अकाल से प्रभावित हुई होगी, समझिएगा। तो सरकार ने अकाल पीड़ितों के लिए कोई विशेष सहायता नहीं की, बस एक नाम करने के लिए कि हमने कुछ किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक अकाल कोष की स्थापना जरूर कर दी। उसने कहा कि एक अकाल, पहले तो उन्होंने एक जो है एक समिति बनाई, समिति की सिफारिश पर एक अकाल कोष की स्थापना कर दी। प्रत्येक प्रांत में एक अकाल कोष होगा जो अकाल के समय में इनकी सहायता करेगा। लेकिन ये कब स्थापित किया गया? जब अकाल खत्म हो गया।
ठीक है ना। जब अकाल खत्म हो गया तो कार्य ऐसे किए कि इनकी जेब से पैसा भी नहीं जाए और नाम भी हो जाए कि हाँ हमने कुछ कार्य किया था इनके लिए, तो कुछ ऐसा कार्य था। इसके अलावा राज उपाधि अधिनियम, राज उपाधि अधिनियम, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, साउंड में अब थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है। और हाँ मैं भूल गया था, माफ कीजिएगा। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चूंकि गणेश चतुर्थी है और इवनिंग टाइम में ये क्लास ले रहा हूं मैं, तो अभी पड़ोस में गणेश जी की स्थापना हो रही है, तो साउंड की वजह से थोड़ा बहुत साउंड जो है माइक केचअप करेगा, ठीक है ना, थोड़ा केच करेगा तो साउंड मिक्स हो सकता है, थोड़ा काम चला लीजिएगा यार, ठीक है ना। तो आगे से ऐसा नहीं होगा, बट क्या है कि पास में है तो थोड़ा बहुत तो साउंड आएगा ही माइक में। कोशिश ठीक है, वैसे तो अच्छी क्वालिटी का माइक है, कम से कम आएगा, ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा आप लोगों को। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक अन्य अधिनियम पास किया इसके अलावा इनके समय में, क्योंकि वायसराय थे तो इनकी सलाह पर ही ये सब कार्य होते थे। इस समय में अंग्रेजी संसद ने महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि देने के लिए एक अधिनियम पास किया। उस अधिनियम का नाम था राज उपाधि अधिनियम। राज उपाधि अधिनियम, केसरी हिंद की उपाधि देने, किसको देने के लिए? महारानी विक्टोरिया को देने के लिए। क्यों? अरे 1857 के विद्रोह के भड़की हुई जनता को शांत करवाया था इन लोगों ने। उस समय ये उपाधि दी गई ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया को, तो लिटन साहब ने बोला कि साहब वो खुशियां हम भारत में मनाएंगे। ठीक है भाई, मना लो। तो भारत में खुशियां मनाने के लिए इन्होंने एक इतने बड़े दरबार का आयोजन किया, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। एक भव्य दरबार का आयोजन किया, आप ये पिक्चर में देख पा रहे दोस्तों। उस समय में ये इस प्रकार के दरबारों की लाखों करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च हो रहे थे इस दरबारों में। और जब ये खर्च हो रहा था, जब ये दरबार चल रहे थे ना, वो कौन सा समय था मालूम है आपको? वही अकाल का समय। एक तरफ भारतीय लोग भूखे से मर रहे थे, अपने बीवी बच्चों को बेच बेच करके अपना पेट पाल रहे थे, और एक तरफ उन्हीं लोगों के पैसों से ये भव्य दरबारों का आयोजन कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियां थी। इसके अलावा और भी कुछ कार्य थे, जैसे भारतीय शस्त्र अधिनियम। भाई 1857 में देख लिया था इन लोगों ने कि भारतीय जनता किस कदर तक भड़क सकती है, तो उनको कमजोर करने के लिए, भारतीयों का दमन करने के लिए लॉर्ड लिटन ने एक अधिनियम निकाल दिया, कानून बना दिया कि भाई 1878 के बाद में भारतीय शस्त्र अधिनियम, एक अधिनियम लेकर आई है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय के लिए बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना और उसका व्यापार करना दंडनीय अपराध बन गया। ठीक है ना। तो यार देखिए, ये कोई गलत नहीं है, शस्त्र ठीक है, अधिनियम होना चाहिए, लेकिन सबके लिए होना चाहिए ना। लेकिन इससे क्या करा, यूरोपीय जो लोग थे, एंग्लो इंडियन जो लोग थे, या जो बड़े बड़े अधिकारी थे सरकार में, उनको इस अधिनियम से दूर रखा। सिर्फ भारतीयों के लिए अधिनियम लागू किया इन लोगों ने। ठीक है। इसके अलावा अन्यथा शैक्षिक प्रगति, भाई शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किया इन्होंने? तो कोई विशेष कार्य नहीं किया। इनके समय में सिर्फ एक मुस्लिम कॉलेज की स्थापना हुई थी, वो भी सर सैयद अहमद खां के अथक प्रयासों के बाद। बार बार लॉर्ड लिटन को पत्र भेज भेज करके, इनकी नाक में दम कर करके सर सैयद अहमद खां जी ने एक मुस्लिम कॉलेज की स्थापना करवाई थी अलीगढ़ में। इसके अलावा उन्होंने कोई विशेष कार्य इनके शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में भी नहीं हुए। तो ऐसे कुछ कार्य हुए हैं भाई, समझ लिया आप लोगों ने। तो ये 6 कार्य थे लिटन के समय के। अब जरा आइए हम बात करते हैं एक अन्य वायसराय लॉर्ड रिपन के प्रशासन की। अब अगर लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन दोनों में अगर कंपेयर करें ना, तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि यार लॉर्ड लिटन एक निर्दयी शासक था, जबकि लॉर्ड रिपन जो है, क्योंकि एक इनकी नीति थी, एक हार्ड संसद क्या करती थी ब्रिटेन की, सबसे पहले एक हार्ड वायसराय को भेजती थी ताकि वो खूब लपक के अत्याचार करे। ठीक है ना। अत्याचार करेगा, अत्याचार मतलब क्या हुआ कि अच्छे खासे से पैसे लूटे और ब्रिटेन भेजे। उसके बाद में क्या होता कि भारतीय जनता उन 5-7 सालों में भड़कने लगती थी, तो वैसे ही ब्रिटेन की संसद क्या करती है, कैसे वायसराय को भेजती जो नर्म स्वभाव का होगा, तो उसकी वजह से जनता वापस से शांत हो जाएगी, फिर वो हटेगा तो फिर से वापस अत्याचार करने वाला वायसराय। ये ऐसी नीतियां थी ब्रिटेन की। ये मत समझिए कि ये लोग जो है, समझ रहे बात को, कहानी को, बस थोड़ा भावना को समझते चले।
रिपन साहब आते हैं। रिपन साहब लिटन की अपेक्षा बहुत ही नरमी से पेश आने वाले वाइसराय थे, समझदार कह सकते हैं। इन्होंने जो कार्य किया वो उन कार्यों में भारतीयों के लिए एक सहानुभूति की झलक नजर आती है। इन्होंने के भी हम कुछ 6 कार्यों को देखने वाले हैं। तो 6 कार्य जो देखेंगे ना, तो इसमें आपको लगेगा कि रिपन ने अच्छे कार्य किए। जैसे कि लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। वो क्या नाम था उस एक्ट का? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या हुआ इसका मतलब? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसलिए चालू लागू किया था कि भारत में जो भारतीय समाचार पत्र हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जा सके। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति में उन प्रचार पत्र, जो समाचार पत्र थे भारत के, भारतीय भाषा वाले, उनका बड़ा योगदान था। तो लिटन ने उनको बंद करवा दिया, कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। बाकी अंग्रेजी जो थे, अंग्रेजी भाषा वाले या कहें कि जो अंग्रेजी समाचार पत्र थे, उनको बंद नहीं करवाया। भारतीय भाषा वाले बंद करवा दिए। क्यों? क्योंकि भारतीय भाषा वाले आम जनता तक पहुंच रहे थे ना, विचार पहुंच रहे थे, तो उसमें बंद करवा दिए। तो भारतीयों ने क्या किया था इस समय में, रिपन के समय में इसका खूब घोर विरोध किया। तो जनता का विरोध देखते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 में उस एक्ट को समाप्त करवा दिया, रद्द करवा दिया। ठीक है, तो इसको जब रद्द हुआ तो ये भारतीयों में लोकप्रिय होने लगे। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, ब्रिटेन की संसद एक ऐसा वायसराय भेजेगी पहले जो तैयार करेगा, शोषण करेगा जनता का। तो जनता को समझाने के लिए एक रिपन जैसे वायसराय को भेज देगी कि भैया 2-5 साल एक काम करो, 2-4 साल रुक जाइए, आप जनता को शांत कर दो, फिर से हम कोई अच्छा सा अत्याचारी भेजते हैं, निरंकुश शासक भेजते हैं। बस समझ आए। उसके बाद में इनके कुछ स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन देने जैसे कार्य, जैसे 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव को पारित किया गया। एक प्रस्ताव लाया गया 1882 में स्थानीय स्वशासन नाम का। इस प्रस्ताव के अनुसार पूरे भारत में नगर पालिका, जिला परिषद, स्थानीय निकाय आदि आदि की स्थापना की गई। नगर पालिकाएं बनाई गई, जिला परिषदें बनाई गई, स्थानीय निकाय बनाए गए थोड़ा सुधार कार्य करने के लिए। और ये जो निकाय थे, ये जो संस्थाएं थी, इन संस्थाओं को जिसे उस क्षेत्र की स्वास्थ्य के कार्य दिए गए, सफाई कार्य दिए गए, शिक्षा को डेवलप करने के कार्य दिए गए। इनके साथ ही प्रांतीय सरकारों को आदेश दिए गए कि वे इन संस्थाओं को क्या राजस्व दे, पैसा भेजे, ताकि इन संस्थाओं का विकास हो सके। इसके अलावा और भी इनके कार्य थे जो अच्छे कार्यों में आते, जैसे शिक्षा में सुधार। तो शिक्षा में, भारत में शिक्षा में सुधार करने के लिए ये हंटर आयोग स्थापित किया, गठित किया इन्होंने, हंटर आयोग। हंटर आयोग क्यों? क्योंकि सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ था 1882 में। इस आयोग को किस नाम से जाना गया दोस्तों? हंटर आयोग के नाम से जाना गया। इस आयोग ने सिफारिश की कि भाई काम करो कि नगर पालिका और जिला परिषद को क्या करो, आप एक उत्तरदायित्व दो। जो आपने नगर पालिका और जिला परिषदों का गठन करवाया है, उनको काम दे दो कि ये प्रारंभिक शिक्षा का काम संभाल ले। फिर प्रारंभिक शिक्षा हो जाएगी, उसके बाद में जो उच्च शिक्षा है वो प्राइवेट संस्थाओं को ये कार्य दे दो। प्राइवेट संस्था ये कार्य करने लगे और सरकार को धीरे धीरे जो प्रारंभिक शिक्षा में जो सरकार देती रहे उसको धीरे धीरे वापस खींच लेना। ये सारी शिक्षा प्राइवेट संस्थाओं में चली जाएगी। तो चलिए, जैसे भी करके इन्होंने शिक्षा के प्रसार में अपना योगदान जरूर दिया था। ठीक है ना। तो इनके कार्यों की वजह से जनता में थोड़े अच्छे पॉपुलर हो गए थे, ये लोकप्रिय हो गए थे। इसके बाद में आर्थिक सुधारों को लेकर के भी इन्होंने कुछ कार्य किए, जैसे कि लॉर्ड रिपन ने आर्थिक क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उनमें से एक तो यह था कि उन्होंने अपने राजस्व को, जो राजस्व था, जो आय थी उस समय की, उसको इंपीरियल, प्रांतीय और विभाजित 3 वर्गों में विभाजित कर दिया था, 3 वर्गों में बांट दिया था। क्या थे 3 वर्ग? अरे भाई, इंपीरियल भाग जो आय का, कमाई का आता था वो केंद्र में चला जाता था। प्रांतीय जो भाग आता था वो प्रांत सरकारों में चला जाता था। और विभाजित जो भाग था, 3 भाग बनाए, कुल मिलाकर जो आय थी उसके 3 भाग कर दिए। एक का नाम दिया इंपीरियल, एक का प्रांतीय और एक का विभाजित। इंपीरियल जो था वो केंद्र सरकार का हिस्सा था, प्रांतीय था वो प्रांत सरकार का हिस्सा था, और विभाजित जो था उसमें दोनों की भागीदारी थी। भाई, जहां पर जो कार्य, जैसे किसी प्रांत में कहीं पर विशेष कुछ कार्य करना है, केंद्र को तो केंद्र ले लेगी, प्रांत को करना तो प्रांत ले लेगी। समझ रहे? तो एक तो इन्होंने एक ये समझदारी का काम किया। इसने क्या किया कि कभी अकाल पड़े, कभी सूखा पड़ा, तो ऐसी स्थिति में जनता का थोड़ा बहुत इससे सहायता मिल चुकी थी। इसके अलावा दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया कि स्वतंत्र व्यापार की नीति लागू कर दी। वैसे तो देखिए, स्वतंत्र व्यापार की नीति पहले से भी लागू थी, लेकिन इसका विकास करा इन्होंने और ज्यादा इसको आगे बढ़ाया।
इससे कई वस्तुओं से इन्होंने 8% जो टैक्स था उसको समाप्त कर दिया। केवल राजनीतिक कारणों से शराब है ना, या अस्त्र शस्त्र बारूद, इन सब जैसे जो वस्तुएं थी इन पर कर रहने दिया, बाकी से हटा दिया। नमक कर को भी इन्होंने काफी कम कर दिया था उस समय। बात समझ आई। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके सुधारों की, तो सुधारों में एक फैक्ट्री एक्ट भी आता है। उस समय फैक्ट्री एक्ट मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि फैक्ट्री एक्ट सबसे पहले इसलिए लाया गया था भारत में कि जो बच्चे थे, बच्चों से भी 12-12, 15-15 घंटे कार्य करवाया जा रहा था। तो उस फैक्ट्री एक्ट के द्वारा लॉर्ड रिपन के समय में फैक्ट्री एक्ट आया, तो उसमें जो 7 से 12 साल के जो बच्चे थे उनको प्रतिबंधित नहीं किया कि इनसे आप काम नहीं करवा सकते, काम करते थे बच्चे उस समय भी कारखानों में, लेकिन यह बोल दिया गया कि आप 7 साल से 12 साल के जो बच्चे हैं उनसे 10-10, 12-12 घंटे काम नहीं ले सकते हो। काम के घंटे निश्चित कर दिए थे, उनसे प्रतिदिन अधिक से अधिक 9 घंटे आप काम ले सकते हो, मतलब एक दिन में 9 घंटे काम कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा उद्योगपतियों को खतरनाक मशीनों के चारों ओर जंगला लगवाने के भी आदेश दिए, मतलब कुछ सुविधा लायक जो कुछ कार्य थे जिससे वर्कर वहां के सुरक्षित रहे, ऐसे कार्य करने के लिए कारखाने को, उद्योगपतियों को भी कहा गया। इसके अलावा एक अंतिम रूप से इसको बात करें जनगणना, तो लॉर्ड रिपन के समय में ही भारत में पहली बार जनगणना हुई थी दोस्तों। लॉर्ड रिपन के आने से पहले जो भारतीय, हम लोग जो भारतीय थे ना, हमारे पूर्वज लोग जो भारतीय, उनको एक भारतीय भीड़ के रूप में समझा जाता था कि ये बस एक असुरक्षित या अव्यवस्थित एक भीड़ मात्र है। उसे कभी भी जनता के रूप में नहीं देखा गया, भारतीय जनता को। तो रिपन ने सोचा कि यार जो कार्य मैं कर रहा हूं, मतलब कि ये समझिए कि लॉर्ड रिपन ने जो कार्य किया ना, उस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से करने का प्रयास किया। तो इतने अच्छे कार्य, सुधार कार्य वो कर रहे थे, तो उसी क्रम में उन्होंने इसको और वैज्ञानिक तरीका प्रदान करने के लिए उन्होंने एक जनगणना का फैसला लिया कि भारत में जनगणना होगी। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही 1881 में पहली बार भारत में जनगणना होती है। लॉर्ड रिपन के इस कार्य की वजह से उनके व्यक्तित्व में, उनके नेचर में, उनके प्रशासन में भारतीय जनता के लिए, तो ईमानदारी भारतीय जनता ने उनके प्रशासन कार्य में 4 चांद लगा दिए थे। हालांकि ब्रिटेन की संसद ना खुश थी इनसे, क्योंकि कहानी यही है ना याद देखिए, अगर कोई भारतीय जनता के लिए करेगा तो ब्रिटेन की संसद खुश क्यों होगी, नहीं होगी। और भारतीय जनता का यदि आप शोषण करोगे, खून पी करके अगर आप वहां भेजोगे पैसा, सोना, जो भी भेज सकते हो लूट कर भारत को, तो ब्रिटेन की संसद खुश होती थी, ठीक है ना। तो कुछ वायसराय ब्रिटेन को खुश करने वाले थे, तो कुछ वायसराय उनको न खुश करने वाले भी। लेकिन एक बात मैं अंतिम रूप से जरूर कहूंगा, ब्रिटेन का एक भी ऐसा ना कोई गवर्नर हुआ, ना कोई ऐसा गवर्नर जनरल हुआ, ना कोई ऐसा वायसराय हुआ जिसने अपनी पूरी भावना के साथ भारतीय जनता के हित में कार्य किया। यह बात याद रखिएगा, हर एक वायसराय ने, हर एक गवर्नर जनरल ने, हर एक गवर्नर ने जो कार्य किया है वो ब्रिटेन के हित को सर्वोपरि मानते हुए ही किया है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में। आज का सेशन यहीं तक। हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट आपको मिल चुका है। नेक्स्ट सेशन अर्थात लेक्चर नंबर 29 जो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण। जिस राष्ट्रवादी भावना को दबाने का प्रयास लिटन करता रहा और वह भावना दिन ब दिन बढ़ती चली गई, उस भावना के उदय के आखिर कारण क्या थे, उसी कारण पर हम चर्चा करेंगे कल वाले सेशन में। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सेशन यदि आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिए सेशन को, और इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले सेशन में, ठीक है ना। ये सारी फैसिलिटी आप देख ही रहे हैं, हर सेशन में बताता हूं मैं, आज नहीं बताऊंगा, तो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा चल रहा साउंड की वजह से। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।